Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic first. So these are the list of the topic for the day. Today is 7th of September. So the first topic is Assam Rifle and the issues of controlling authority. रिसेंट में काफ़ी डिबेट हुई है कि जो हमारी आसाम राइफल है काफ़ी पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और जो पूरी ओवरऑल जो कंट्रोल है दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर में उसके बारे में बात की गई है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर इसको करने की ज़रूरत है. I'll tell you on the details when we discuss this. Now the second topic is Russia share the data on the vaccine with the India. ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन को लेकर डेवलपमेंट है जहाँ की इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जा सकती है. नाउ द थर्ड इज इंडिया ईरान डिस्कशन ऑफ द अफगान पीस प्रोसेस. अफगान पीस प्रोसेस अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू रही है हमेशा से सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए. So we'll discuss that as well. And the last topic is recovering Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से रिकवर किया जा सकता है FDI के थ्रू और कुछ बड़े बड़े प्लान्स करके. So we'll see what are the important impacts on the how the government is trying to recover the economy. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of Saturday question. तो जो Saturday के सवाल थे उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा. तो वीडियो के अंत तक बने रहें. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to give a thumbs on this video. Now the first topic is Assam Rifle and the issues of controlling authority. ये आपको आज के हिंदू के नेशनल पेज में मिल जाएगी. असम राइफल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो CAPF जो UPSC कंडक्ट करती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होती है, CDS के जो एग्ज़ाम होते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए, उन जैसे एग्जाम्स के लिए इस तरह की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से सवाल कम से कम 10 से 15 सवाल हर साल UPSC पूछती है. ये मैंडेटरी उनको पूछना ही है. तो उन बच्चों के लिए जो उस तरह के एग्जाम के पेपर कर रहे हैं उनके लिए, और सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और प्रीलिम्स में हेयर एंड देयर आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट सवाल भी पूछे जा सकते हैं. तो कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ इट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेंटर से पूछा है उनसे कि किस तरह से आप इस कॉल को लेंगे कि जो असम राइफल है उसकी जो डुअल मिनिस्ट्रियल कंट्रोल है, एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, राइट. तो क्लैरिटी मांगी है हाई कोर्ट ने, सरकार से पूछा है, केंद्र सरकार से. दे हैव आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि डू टेल अस कि कौन से कंट्रोलिंग बॉडी होगी इसकी, राइट. प्रेजेंट में अगर बात करें वर्तमान में, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हमारी असम राइफल की, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट. और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है दैट इज अंडर द आर्मी, और जो आर्मी है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, जो हमारी रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर काम करती है. नाउ अगर डुअलिटी की बात करें, जो डुअल रोल बेसिकली असम राइफल को लेके किया जा रहा है, सो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल है वो एक कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज अल्टीमेटली एट द एंड प्रैक्टिकली कंसिडरिंग दैट इज बिकमिंग द प्रॉब्लमैटिक इन कोऑर्डिनेशन. तो जो एंड रिजल्ट है जो फोर्स से आनी चाहिए कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो रही है, राइट. तो इन लार्ज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द फोर्सेज विच इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट फोर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको एक कंट्रोल दिया जाए. क्योंकि एक मैं साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जहाँ पे 1 से 2 से 3 लोग होते हैं वहाँ पे डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक इंसान दूसरे पे डालता है, दूसरा इंसान तीसरे पे डालता है. तो जब भी आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना ही आना है, ठीक है. तो अपने आंसर को इस तरह से प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल देके भी मेंस में लिख सकते हैं. ना आगे बढ़ेंगे. असम राइफल के बारे में अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पुरानी इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसको 1835 में एस्टैब्लिश की गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स थी उस टाइम पे जिसको इंटरनल सिक्योरिटी के ध्यान से जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर्पज से बनाई गई थी, राइट. इंसर्जेंसी, काउंटर, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इसकी स्थापना की गई थी. सो द थिंग वाज एस्टैब्लिश टू कंसीडर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स. Now talking about the other part, so it also provide aids to the other civilian and emergency, right. तो असम राइफल्स है. अगर मैं कुछ स्टेट्स के बारे में आपको बताऊं, जैसे झारखंड एक स्टेट है, तो वहाँ पे जो गवर्नर की सिक्योरिटी है कई बार असम राइफल के लोगों को भी दी गई थी. अभी वो विड्रॉ कर ली गई है प्रेजेंट में, बट जब नए कोई ऐसे स्टेट बनते हैं तो वहाँ पे भी दी जाती है कई बार. नाउ इट इज़ प्रेजेंटली इस तरह के प्रोविजंस हटा लिए गए हैं, राइट. नाउ सिंस 2002 इट हैज़ बिन गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो हमारे इंडो म्यांमार की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी भी
आसाम राइफल को दी गई है। उसकी दायित्व जो है वो आसाम राइफल ही पूरी करती है। नाउ हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन द शिलोंग, कैपिटल में लोकेटेड है। और इसके बारे में और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं आसाम राइफल के बारे में, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं कुछ इस तरह के पॉइंट तो थोड़ा हिस्ट्री भी आप बता सकते हैं। नाउ कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, कोर्ट का क्या कहना था बेसिकली सेंटर को। तो हाई कोर्ट हैज़ नोटेड कि जो इन प्रिंसिपल डिसीजन है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन इन द आसाम राइफल, जिस तरह से हमारे दूसरे CAPF हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, वो एक्सक्लूसिवली दे कम अंडर द MHA। MHA स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो सारी चीज़ें सीधा हमारे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, राइट। तो वाई नॉट आसाम राइफल, राइट। एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाइए जो एक चीज पे काम करेगी। नाउ हाउएवर स्टिल द फाइनल डिसीजन अपीयर्स टू हैव नॉट बीन टेकन। तो हाई कोर्ट ने इसी चीज को कॉग्निजेंस लेते हुए दे हैव आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप बताएं कि कौन से बॉडीज को कंट्रोल करेगी, राइट। एंड दिस इज अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर मींस एक इंटरनल सिक्योरिटी से सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसके पॉइंट्स जो भी हैं अपने, अगर आपने नोटबुक बनाया हुआ है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ नोट करके रख लें। और हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेट कि जो डायरेक्टिव उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि आप विद इन 12 वीक्स हमें बताएं। उन्होंने सरकार को 3 महीने की मोहलत दी है कि आप हमें बताएं कि आप किस तरह से इसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। चलते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ, दैट इज रशिया शेयर द डेटा ऑन द वैक्सीन विद इंडिया। दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़ विद रिलेशंस टू द वैक्सीन डेवलपमेंट। रशिया हैज़ ऑलरेडी बीन देयर इन द फेज 3 ट्रायल। मैंने सैटरडे को एक न्यूज़ भी कवर किया था जहाँ पे बताया था आपको कि जिस तरह से जो लैंसेट है, वन ऑफ द रेपुटेड मेडिकल जर्नल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने ये चीज़ को कंफर्म किया था कि जो भी रशिया ने अभी तक किया है ट्रायल्स, उसके जो इम्यूनोजेसिनिटी है, जो जिस तरह जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए, जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। तो उसी के कंसर्न में सारी बातें हैं। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स की बात करूं तो हेयर एंड देयर जो मैं फोल्डर पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मैं आपको वहीं बता दूंगा, सो दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल। तो रिसेंटली जो मॉस्को जो कैपिटल है रशिया की, वहाँ की जो गैलमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट सबमिट की थी जो एक कंप्रिहेंसिव डेटा थी जो कि सेफ्टी और एफिकेसी बताती है कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई है। तो रशिया की जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक वी, जैसे इंडिया में 2 है, हमारी कोवैक्सीन है, और हमने एक ऑक्सफोर्ड के साथ मिल करके जो हम काम कर रहे हैं वो एस्ट्राजेनिका पे कर रहे हैं, राइट। तो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ कुछ डेटाज उन्होंने शेयर किया है, और जो वैक्सीन ट्रिगर के मुताबिक जो रिसर्च अभी आई है उनके मुताबिक वैक्सीन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है इन द फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ट्रायल, राइट। 76 पीपल पे ये ट्रायल किए गए थे इनिशियली। उसके जो रिजल्ट्स थी, जो रिस्पॉन्स थे, काफ़ी अच्छे थे। Now India is now deeply engaged with the Russia on the vaccine front. ऑलरेडी अगर बात करूँ मैं बायलैटरल रिलेशनशिप की इंडिया और रशिया की, तो इंडिया और रशिया की बायलैटरल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रही है। रशिया इज़ आर फ्रेंडली पार्टनर। जब भी हमें वॉर के टाइम में जब आर्म्स की या एमुनेशन की ज़रूरत पड़ी है या रशिया की कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ी है, तो रशिया हैज़ ऑलवेज बीन देयर विद द इंडिया, नो इट हैज़ ऑलवेज बाय स्टैंड विद द इंडिया। तो हमारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है रशिया के साथ। एंड द एंगेजमेंट इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड विद द सीक्रेसी, जो सेक्रेटरी है, सॉरी दिस इज सेक्रेटरी, तो जो कोऑर्डिनेशन चल रही है इंडिया और रशिया के बीच में, तो यहाँ के हमारी तरफ से सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जो इंडिया के एम्बेसडर है रशिया में, वो दोनों मिलकर इस चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राइट। ना कुछ रिपोर्ट की फाइंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने आपको सैटरडे भी बताया था कि 4 सितंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, लैंसेट नाम की जो जर्नल है, दिस रेपुटेड जर्नल। उनके मुताबिक जो 2 ओपन नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल को देखे गए थे, उनके फॉर्मुलेशन क्या है उसके बारे में स्टडी की गई। तो जो कंक्लूजन मिला है उस स्टडी से वो ये है कि इट शोज़ कि जो हेटेरोलाइसिस वैक्सीन्स हैं, जैसे RAD26 और RAD5 जो है, दैट इज कम्प्लीटली सेफ एंड दे इट कैन बी फर्दर मूव टू द फेज 3। उसके बाद जो मास प्रोडक्शन है वो हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी क्रोनोलॉजी बताता हूँ यहाँ पे, किस तरह से जो वैक्सीन के ट्रायल है वो काम करते हैं। तो जैसे ट्रायल 1 होता है, पहले फेज 1 इसको बोलते हैं, फिर ट्रायल ये अगर पास हो गई देन वी मूव टू ट्रायल 2। इसमें कुछ ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने की। जब फेज 2 खत्म हो जाता है, जब ट्रायल 2 खत्म होता है, देन वी रीच टू फेज और ट्रायल, जो भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है, फेज और ट्रायल। तो ये फिर फेज 3 पे आती है। फेज 3 इज द लास्ट स्टेज, जहाँ पे एटलीस्ट इट टेक 60 days to 70 days डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन एफिकेसी। और जब फेज 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, देन ओनली
द वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस फॉर द मास प्रोडक्शन, राइट। यहाँ के बाद जो भी जिस कंट्री ने किया है उसको अपने रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे इंडिया में ICMR है, रशिया की भी वैसे रेगुलेटरी बॉडी होगी, या हमारी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है DCGI, तो वहाँ पे उनको रजिस्टर करवाना होता है कि ये वैक्सीन की मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद मास प्रोडक्शन में जाती है जिसमें अलग से 2 से 4 महीने लगते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है फेज़ की जिसके हिसाब से काम करती है। तो रशिया ने अब फेज़ 3 पे कम्प्लीटली जो रिजल्ट आई है, उन्होंने कहा कि जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है, जो हिमोरल रिस्पॉन्स है, सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव थी, और 100% हेल्दी अदर जो वॉलेंटियर थे उनको लिया गया था, और बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखे गए, स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक, जो मैं वैक्सीन ट्रायल के टाइम जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप बोल सकते हो, जो रिपरकशंस है, वो यही सब थे, माइल्ड सिम्टम्स देखे गए, कोई बड़ी सिम्टम्स नहीं देखी गई। तो फेज़ 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल है, एक कम्प्रिहेंसिव डेटा शेयर की गई है इंडिया के साथ, जहाँ पे ऑप्शंस होगी कि अगर किसी दूसरे कंट्री को भी फेज़ ट्रायल अगर स्टार्ट करना है डायरेक्टली, इफ़ दे डायरेक्टली वांट टू स्टार्ट द फेज़ 3 ट्रायल, दे कैन स्टार्ट इट, राइट। वहाँ पे अपनी जो रेगुलेटरी मेथडोलॉजी है, जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर वो कंट्री भी कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्पुतनिक 5 जो वेबसाइट्स हैं, उनके मुताबिक जो फेज़ 3 के जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भी। वो कंट्रीज़ जो होंगी उसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ब्राज़ील और फिलीपींस हैं, राइट। तो जो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन द सितंबर। सो दिस प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया, ये मैं सिर्फ रशिया के कंसर्न में बात कर रहा हूँ, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो जब तक फेज 3 के ट्रायल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक वो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग दैट रशिया वुड समवेयर स्टार्ट इट प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन बाय सितंबर एंड एंड इफ इट इज सक्सेसफुल probably by like December or the January 2021, the people would be vaccinated in Russia, right? So this is completely a good news with regards to the vaccine development which is coming across the globe. अगर बात करें कंटिन्यूसली लुकिंग इनटू द जो कंट्रीज़ जो हैं जो कि स्पुतनिक वैक्सीन की तरफ देख रही हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रशिया से रिक्वेस्ट किया है, तो 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बोला है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राज़ील और मैक्सिको के अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रशिया के साथ कोलैबोरेट किया कि अगर वैक्सीन बनती है तो मास प्रोडक्शन के बाद वी वुड बी ऑल्सो रिक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, राइट। ऑलरेडी अमेरिका में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है, इंडिया में 2 वैक्सीन्स हैं, ऐसे सारी कंट्रीज़ अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन सबसे क्लोज में बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद चाइना भी बहुत नज़दीक है अपने फेज़ में, इंडिया इज़ ऑलरेडी अंडर, इंडिया में फेज़ 2 कंप्लीट हो चुकी है, फेज़ 3 स्टार्ट होनी है, और रशिया फेज़ 3 में ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड। तो रशिया इज़ द फर्स्ट कंट्री दे हैव स्टार्टेड। बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद रशिया ने विड्रॉ किया कि ठीक है, WHO ने जब उन्होंने नहीं माना कि बहुत जल्दी में रशिया ने वैक्सीन आगे कर दी हैं, तो दे सेड कि विल बी अगेन कंटिन्यूइंग विद द फेज़ 3। तो जब लैंसेट की ये जानकारी दे दी गई है लैंसेट की तरफ से कि नहीं सारी चीज़ें ओके है, नाउ दे गॉट द फुल अप्रूवल, राइट। अब उनके पास पूरा ठप्पा लग चुका है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कंसर्न्स रेज किए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, जो मैंने आपको बताया अभी कि वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी एक्सपेक्टिकल हैं इसको बात को लेकर के कि काफ़ी स्पीडी और सीक्रेसी ट्रायल मेंटेन की गई है रशिया की तरफ से। और जो लैंसेट की स्टडी है उन्होंने फेज़ 3 के बारे में बताया कि जो 40,000 वॉलंटियर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग रिस्क ग्रुप पे उनको देखा गया, और उनमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं देखे गए जो नेगेटिव हो। बाकी उन्होंने काफ़ी अच्छा ह्यूमरल रिस्पॉन्स दिखाया है, जो इम्यूनिसिटी है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वैक्सीन के प्रति, जो पैथोजेंस के प्रति, जो वायरस के प्रति, वो काफ़ी पॉजिटिव रही है, राइट। सो दीज आर समथिंग दैट पॉइंट यू हैव टू नोट। ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रिपीटेड आ रही हैं, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू नोट एंड यू हैव टू कंक्लूड इन योर आंसर्स। Now coming to the third topic, that is India-Iran discussion on the Afghan peace process. अफगान पीस प्रोसेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब सिविल सर्विसेज मेंस की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में भी सीधा अफगान पीस प्रोसेस से भी सवाल बन सकते हैं, बट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस में भी जो पेपर है दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट। तो ड्यूरिंग द रीसेंट मीटिंग जो डिफेंस मिनिस्टर अभी गए हुए थे वहाँ पे रशिया की मीटिंग में, उसके बाद दे वर रिटर्निंग बैक एंड दे हैव अ डिस्कशन विद द ईरान। वहाँ पे ईरान में भी मीटिंग थी, दैट वाज देयर। G20 की जो मीटिंग हुई है उसी के कंटिन्यूएशन में ये भी मीटिंग शेड्यूल थी। तो आफ्टर G20 दे हैव रीच टू ईरान, और यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जो रीजनल सिक्योरिटी है, जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसको स्टैब्लिश की जा सकती है ईरान में। तो इट इज़ अ डिपार्चर ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ पे वो ईरानियन के मिनिस्टर से मिले, और अकॉर्डिंग टू द ईरान डिफेंस मिनिस्टर
इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट कंट्री जहाँ पे वर्ल्ड के इस्लाम के जो सब अलग अलग सेक्ट्स के जो लोग हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, राइट. सो दिस इज़ लाइक द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. इंडिया इज़ अ रिच, नो, बहुत ही ज़्यादा कल्चरली वी आर डाइवर्सिटीली काफ़ी ज़्यादा रिच है. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकोगनाइज की जाती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी. ना कुछ इंस्टांसेस की अगर बात करूँ मैं पीस प्रोसेस को लेकर के, तो इंडिया हैज़ बीन फर्मली बैकिंग द अफगान गवर्नमेंट. जो काबुल के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे अशरफ गिलानी, उनकी बातें को इंडिया काफ़ी उस चीज़ से इत्तेफाक रखती थी. एंड वी हैव विथ स्टैंड विद द अफगान प्रोसेस, जो अफगान की जो प्रेसिडेंट की जो रूल उस समय जो थी, और जो यूएस तालिबान के जो नेगोशिएशन है दैट ऑलरेडी बिगेन, और जो गानी की जो रिजीम थी उस टाइम पे, दे हैव स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी, और वी हैव कम्प्लीटली एक्सेप्टेड द एसिमेट्री पावर शेयरिंग ऑन द अरेंजमेंट बिटवीन द तालिबान. तो तालिबान के साथ जो इश्यूज चल रही है अफगान की, दैट इज़ अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल. यूएस ने इंटरफेयर करके चीज़ों को थोड़ी ख़राब किया. दिस आर माई पर्सनल ओपिनियन. तो थोड़ी चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ हुई है, बट इंडिया चाहता है कि उस रीजन में कम्प्लीटली पीस और स्टेबिलिटी बरकरार रहे. क्योंकि जो अगर दो कंट्री में सिविल वार होती है तो एक इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो है वहाँ का सिटीजन. ना तो सरकार को कोई परेशानी है, ना तो किसी को, बट जो आम आवाम है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, राइट. सो इन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी, टू मेंटेन द पीस इन द ह्यूमैनिटी, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि पीस प्रोसेस एस्टैब्लिश की जाए, और इंडिया इसी चीज़ के साथ स्टैंड करता है. इंडिया अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया इस चीज़ में. ना बात करें इंगेजमेंट की अफगान डेवलपमेंट को लेकर के, तो काफ़ी ऐसे इंगेजमेंट की है इंडिया ने जो कि अफगान के डेवलपमेंट में मदद की है. तो इंडिया हैज़ असिस्टेड अफगानिस्तान इन मल्टीपल प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर में, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी हो, लिबरल एक्सेस हो, ये सारे चीज़ों में इंडिया ने अफगानिस्तान के बहुत मदद की है. असिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इन फिगर इफ यू टॉक, $3 बिलियन की असिस्टेंस दी गई है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के. इंडिया ने वहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसको बनाया. जारंग डिक्लेरेशन जो दिलराम जो हाईवे है उसको डेवलप किया है. अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम भी कहते हैं, कॉमनली नोन है सलमा डैम, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा. तो सलमा डैम को डेवलप किया है. काफ़ी स्कूल, हॉस्पिटल्स. उसके बाद जो इंडिया के जो प्रोसेस है नेशन वाइड, या जो पाकिस्तान के जो अटैम्प्ट है टू डीस्टेबलाइज इन द एरिया, उस सारी चीज़ों को स्टैंड पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है अफ़गानिस्तान को, राइट. नाउ 20 बिलियन की हमारी ट्रेड है. एक्सपेंडिचर पे अगर मैं बात करूं तो जो अल्टरनेट ट्रेड रूट है चाबहार पोर्ट के थ्रू, वो $20 बिलियन के आसपास है. और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन द 236 मिलियन ऑन द साटू डैम, दैट इज प्रोजेक्ट टू बी देयर ऑन द काबुल रिवर इन द अफगानिस्तान. और जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, दैट इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल, दैट इज $2 बिलियन के आसपास होनी है इसको 2020 तक. और जो ओपन कार्गो रूट है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये बायलैटरल ट्रेड में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, राइट. तो दिस इज समथिंग हेल्दियर रिलेशनशिप विद द अफगानिस्तान, एंड इंडिया कंप्लीटली एग्री कि जो पीस प्रोसेस है तालिबान में उसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जल्द से जल्द. ना द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज रिकवरिंग इंडियन इकोनॉमी. ये एक एडिटोरियल है, आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी, जहाँ पे बात की गई है किस तरह से FDI से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है. सो दिस इज प्रिसाइजली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, और हेयर एंड देयर दिस पॉइंट कैन बी रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी बातें कही हैं, और उन्होंने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऑलरेडी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की गई थी 2016 में, बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है. बट कोविड-19 के बाद जिस तरह से आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया, स्टिमुलस पैकेज, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग को एज अ हब क्रिएट किया जाए ग्लोबली. जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंडिया बहुत हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है. और ये सारी बातें US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जो रिसेंट फोरम कंक्लूड हुई है इसी वीक, उसमें भी ये सारी बातें उभर के आई है कि किस तरह से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट. चाइना के एटीट्यूड को देखते हुए US ने भी बहुत सारे जगह पे बैन किया है. अगर आप ट्रेड वॉर जो बोलोगे, वो स्टार्ट ही हुआ था US और चाइना के बीच में. हुआवे जो ऑलमोस्ट इज एप्पल ऑफ चाइना, उसको वहाँ पे कम्प्लीटली US में बैन कर दिया गया. तो ये सारी बातें एक अलग डोमेन है जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने न्यूज़ एनालिसिस में, आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं.
एंड द रिसेंट इनिशिएटिव हैज़ एक्सप्लोर द सप्लाई चेन सिनर्जी, जिस तरह से जापान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है या फिर जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो FDI को लेकर के बातें हैं वहाँ पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। एंड इंडियन इकोनॉमी स्टैंड टू गेन द FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे नए जॉब नए रेवेन्यूज़ को बिल्ड करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट उसी क्रम में आगे बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक इनिशिएटिव बनाया जा रहा है जो सरकार ने लिया है कोविड-19 के बाद, टू मेक इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट, राइट। उसके बाद अगर FDI की बात करूं तो रिसेंट में देयर हैज़ बीन अनाउंसमेंट कि देयर विल बी वे टू स्टेक एक्विजिशन एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है प्रीडोमिनेटली सर्विस सेक्टर पे FDI को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो हमारी डिफेंस सेक्टर है उसमें भी FDI को इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले ऑटोमेटिक रूट में 49% अलाउड थी, अब इसको 74% के आसपास कर दिया गया, राइट। 74-75% तक इसको अलाउ कर दिया गया है। Now, to attract FDI, manufacturing will require government to convince the investor in committed, not to newly work, and deals will also be open to the barrier-free global trade and investment. तो एक ट्रेड फ्री बेसिकली एक बैरियर फ्री ट्रेड हो, दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की जाए। चाइना से बहुत कंपनी वहाँ से निकल करके या तो ताइवान जा रही है या तो इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है, राइट। सो दिस वुड बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नाउ ग्लोबल FDI इन्वेस्टिंग की बात करें तो इट वुड प्रायोरिटाइज एंड विलिंग टू पे द प्रीमियम पॉलिसी टू स्टेबलाइज द बैरियर फ्री एक्सेस। उसके अलावा जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जो कदम उठाई गई है मिनिस्ट्री लेवल पे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस वुड बी मेक इन इंडिया सब्सिट्यूट। जो मेक इन इंडिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसके लिए एक ये बहुत बड़ा सब्सिट्यूट साबित हो सकता है और सरकार एक कोर्स करेक्शन यहाँ पे कर सकती है। Now, from the market perspective, India's decision not to join the RCEP multilateral trade, वो इन्वेस्टर के हित में डेयरी सेक्टर को, अलग अलग सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह के डिसीजन लिए थे, जहाँ पे अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेनिफिट हो और कोई टेरिफ डिसएडवांटेज उनको सामना नहीं करना पड़े। तो अगर RCEP ज्वाइन होती तो हो सकता कोविड का उस समय पता नहीं था और कोविड होने के बाद और भी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती थी। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ बीन डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। Now moving to the answers, जो सैटरडे के सवाल है उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थे उसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। साइंस टेक्नोलॉजी जो कॉलम है द हिंदू, वहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है, आप उसके बारे में गूगल करके भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। दोस्तों करेक्ट आंसर इज C। नाउ द क्वेश्चन 2, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है B, that the 42th Constitutional Amendment Act, the 42nd Constitutional Amendment Act है, added the 3 words socialist, secular और integrity। और जो स्टेटमेंट 2 है वो अगेन इनकरेक्ट, दैट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय द पंडित नेहरू, राइट। सो द सोर्स ऑफ रेफरेंस इज M. लक्ष्मी का इंडियन पॉलिटी की जो बुक है, वहाँ पे भी डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग टू द टुडेज MCQs क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की जो सवाल है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। सो पहला सवाल इकोनॉमी और करेंट अफेयर दोनों में आप इसको काउंट कर सकते हो। सो विथ रेफरेंस टू पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, इसके बारे में आपको जो 2 स्टेटमेंट है वो कंसिडर करने हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट कल्चर अमंग द कंज्यूमर। इट विल प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट एंड रियल टाइम रिसोर्स ऑफ फाइनेंसिंग लाइबिलिटीज एंड पर्सन ऑफ एंट्रीज, राइट। एंटिटी को, ये दोनों चीज़ों को अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। तो आप हमें करेक्ट आंसर बताएं, A, B, C या फिर D। सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Now the second question is from the Indian culture. Consider the following statement about the Mahabalipuram temple. This is from the Indian culture and very important when it comes to temple infrastructure या temple architecture की बात करें तो वहाँ पे इस तरह के सवाल काफ़ी important है। So the temple is dotted with the several rock and freestanding structures and it is one of the largest and oldest temple in the world, right? तो this would be again a very easy question, but इस तरह के सवाल अक्सर UPSC एग्जाम्स में पूछती हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं A, B, C या फिर D। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है महाबलीपुरम को लेकर के तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।